दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण संबंधी हरियाणा सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उद्योग जगत को स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण ASI जारी किया। उद्यम पंजीकरण पोर्टल URP पर महिलाओं के स्वामित्व वाले MSMEs का कम प्रतिनिधित्व है। अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली मुख्य खबर के बारे में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। ये विधेयक जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन करेगा। इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत बनाया गया था। संशोधन विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। ये विधेयक केंद्र सरकार को कुछ खास अधिकार देता है। नए निकासों और नए निस्सरणों पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को छूट प्रदान करने का अधिकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति का तरीका निर्धारित करने का अधिकार, किसी भी उद्योग, ऑपरेशन, ट्रीटमेंट संयंत्र आदि की स्थापना के लिए किसी राज्य बोर्ड द्वारा सहमति देने, अस्वीकार करने या रद्द करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार, जांच करने और जुर्माना लगाने के लिए निर्णायक अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार। साथ ही ये अधिकारी केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव से नीचे की रैंक का नहीं होगा। अगला प्रावधान है कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माना। मौजूदा कानून में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी भी प्रकार के जुर्माने का उल्लेख नहीं किया गया है। संशोधन विधेयक में 10,000 रुपए से 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रावधानों का दोबारा उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिदिन किया जा सकता है। तीसरा प्रावधान है जुर्माना राशि जमा करना। वसूली गई राशि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएगी। आखिरी प्रावधान अपील से संबंधित है। निर्णायक अधिकारी के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT में अपील की जा सकती है। खबर के आखिर में संविधान के अनुच्छेद 252 के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। यह संसद को अनुच्छेद 249 और 250 में दिए गए प्रावधानों के अलावा 2 या अधिक राज्यों के लिए किसी भी ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है जिसके संबंध में कानून बनाने के लिए उसके पास विधायी शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 249 ये संसद को राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। इसके लिए राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना आवश्यक होता है। और अनुच्छेद 250 आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए या कुछ भागों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। संसद ऐसे विषयों पर तभी कानून बना सकती है यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस आशय का संकल्प पारित करते हैं। संसद द्वारा इस तरीके से बनाया गया कोई भी कानून ऐसे राज्यों पर और ऐसे किसी अन्य राज्य पर लागू होगा जिन्होंने संकल्प पारित करके इस कानून को अपना लिया है। साथ ही ऐसे कानून को केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य लोक यानी सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है। ये इस दिशा में सरकार की अन्य पहलों का एक पूरक होगा। इन पहलों में सेल्फ अटेस्टेशन शुरू करना, कई चरणों वाली परीक्षा में आवेदन से लेकर अंतिम परिणाम जारी होने तक की अवधि को कम करना आदि शामिल है। ये एक आदर्श प्रारूप के तौर पर काम करेगा जिसे राज्य अपने विवेक से अपना सकते हैं। चलिए अब समझते हैं इस विधेयक की आवश्यकता के बारे में। कदाचार के कारण सरकारी भर्ती परीक्षा की प्रक्रियाएं पूरी होने में विलंब होता है और परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। इससे लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में प्रश्न पत्र लीक होने से 1.04 लाख से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले 1.4 करोड़ आवेदक प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में परीक्षा के लिए अपनाए गए अनुचित तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशेष ठोस कानून नहीं है। इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। शामिल परीक्षाएं। इसके दायरे के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लाया गया है। अपराध की प्रकृति। अपराधों को कॉग्निजेबल, गैर जमानती और अक्षमनीय यानी नॉन कंपाउंडेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षमनीय अपराधों के मामले में शामिल पक्षकार समझौता नहीं कर सकते। सजा के प्रावधानों की बात करें तो न्यूनतम 3 से 5 वर्ष का कारावास और संगठित आपराधिक समूह को 5 से 10 साल की कैद और साथ ही न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लोक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति के गठन का निर्णय भी लिया है। इस समिति के कार्य होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित करने के लिए प्रोटोकॉल्स विकसित करना और प्रभावी IT सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के तरीके और साधन तैयार करना आदि। अब बढ़ते हैं तीसरी मुख्य खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण संबंधी हरियाणा सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। हाल ही में हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% स्थानीय आरक्षण खत्म करने के निर्णय को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की इस याचिका पर नोटिस जारी किया है। नवंबर 2023 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है। न्यायालय के अनुसार ये अधिनियम भारत के संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इस अधिनियम के द्वारा राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण प्रदान किया गया था। ये कानून 30,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाली नौकरियों पर लागू होना था। आंध्र प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के कानून बनाए थे। अब यहाँ सवाल यह खड़ा होता है कि राज्य सरकारें निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के आरक्षण पर जोर क्यों दे रही हैं? इसका जवाब है, निजी क्षेत्र सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता है, इसलिए इस क्षेत्र में रोजगार में आरक्षण देने से सामाजिक न्याय का लक्ष्य पूरा होगा। हरियाणा जैसे राज्य उच्च बेरोजगारी दर का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा मशीनों के उपयोग के कारण कृषि में रोजगार कम हो रहे हैं, इसलिए स्थानीय लोग निजी क्षेत्र की अन्य नौकरियों की ओर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। निजी क्षेत्र को सरकार से कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कर रियायतें, कम ब्याज दर पर ऋण इत्यादि। ऐसे में उन्हें सरकार की ओर से समाज के हित में सकारात्मक नीति यानी एफर्मेटिव पॉलिसी लागू करने के लिए कहा जा सकता है। स्थानीय लोगों को आरक्षण देने से जुड़ी मुख्य चिंताएं कौन सी हैं? चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता और अनुच्छेद 19(1)(g कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के चलते कुशल कार्यबल की कमी हो सकती है। इससे व्यवसाय किसी अन्य राज्य में पलायन के लिए मजबूर हो सकते हैं। अन्य राज्यों को भी धरती पुत्र सिंड्रोम यानी राज्य में जन्मे लोगों को प्राथमिकता अपनाने के लिए बढ़ावा मिलता है। इससे जुड़ी कुछ अन्य चिंताएं भी हैं। ये योग्यता को महत्व देने के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। चलिए अब रुख करते हैं चौथी मुख्य खबर का। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उद्योग जगत को स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की। इस सिस्टम के लिए प्रौद्योगिकी का विकास सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर ने किया है। समीर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। ये कुछ विशेषताओं से युक्त है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वाले ग्रेन बैग्स की कन्वेयर बेल्ट आधारित लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RFID इन बैग्स को ट्रेस करने में सहायक है, ऑनलाइन वजन और नमी के मापन में सहायक है और साथ ही रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित तकनीक से खाद्यान्नों से नमी को हटाने की सुविधा से युक्त है।
अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि खाद्यान्न भंडारण के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाने की आवश्यकता क्यों है? इसका पहला कारण है कम उत्पादन क्षमता। वैश्विक आबादी में भारत की हिस्सेदारी 18% है, लेकिन भारत के पास विश्व की केवल 11% कृषि योग्य भूमि ही है। दूसरा कारण है अपर्याप्त भंडारण क्षमता। भारत की खाद्यान्न भंडारण क्षमता केवल 145 मिलियन मेट्रिक टन है, जबकि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 311 मिलियन मेट्रिक टन है। इसका मतलब है कि केवल 47% उत्पादन को ही भंडारित किया जा सकता है। तीसरा कारण खाद्य सुरक्षा। भारतीय खाद्य निगम FCI के पास उसकी बफर क्षमता से अधिक अनाज है। इसके लिए खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं के एक मजबूत नेटवर्क की भी आवश्यकता है। ऐसे में खेती को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने से बेहतर भंडारण सुविधाओं से अनाज की बर्बादी कम होगी। बाजार के उतार चढ़ाव से कृषि उपज की कीमतों में होने वाली अस्थिरता को कम किया जा सकेगा और खाद्यान्न निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा। खबर के आखिर में वैज्ञानिक तरीके से खाद्यान्न भंडारण हेतु शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों या वेयरहाउस के निर्माण या नवीनीकरण के लिए कृषि विपणन अवसंरचना AMI योजना शुरू की गई है और कृषि अवसंरचना कोष स्थापित किया गया है। इससे फसल कटाई के बाद की प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाता है। अब बात करते हैं पांचवी मुख्य खबर की। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया। ASI भारत में औद्योगिक सांख्यिकी को जानने का मुख्य स्रोत है। इस सर्वेक्षण का आयोजन सांख्यिकी संग्रहण यानी COS अधिनियम 2008 के तहत किया जाता है। ASI में कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत सभी कारखानों के आंकड़े शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा ASI द्वारा बीड़ी और सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966 जैसे कानूनों के अधीन काम करने वाली इकाइयों को भी शामिल किया जाता है। हालांकि रक्षा प्रतिष्ठानों तथा तेल भंडारण और वितरण डिपो यूनिट्स को इस सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जाता है। सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर भी एक नजर डालते हैं। सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन के मामले में गुजरात शीर्ष राज्य है। उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का स्थान है। रोजगार प्रदान करने के मामले में शीर्ष 5 राज्य तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के बावजूद भी विनिर्माण क्षेत्र ने मजबूती यानी रेजिलियंस का प्रदर्शन किया है। मजबूती दर्शाने वाले मुख्य क्षेत्रकों में बेसिक मेटल, कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, मोटर वाहन आदि का विनिर्माण शामिल है। विनिर्माण क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में लगभग 17% का योगदान देता है। भारत का लक्ष्य साल 2025 तक इसकी हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% करना है और साथ ही भारत में विनिर्मित उत्पादों के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रेरित करने वाले मुख्य कारक हैं देश में ही उत्पादों की भारी मांग और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आना जारी रहना। अब बात करते हैं विनिर्माण क्षेत्र के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों के बारे में। पहला है ऋण उपलब्धता की कमी। चीन, वियतनाम जैसे देशों की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र की कम उत्पादकता, अनौपचारिक या असंगठित प्रकृति का क्षेत्र होना, कुशल श्रम की कमी और अवसंरचना संबंधी बाधाएं आदि। खबर के आखिर में सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 जारी की गई है। मेक इन इंडिया पहल 2014 शुरू की गई है। PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 बनाया गया है। इनके अलावा कुछ अन्य पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम आदि। अब रुख करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। उद्यम पंजीकरण पोर्टल URP पर महिलाओं के स्वामित्व वाले MSMEs का कम प्रतिनिधित्व है। जुलाई 2020 में URP को शुरू किया गया था। उस समय से लेकर आज तक URP पर पंजीकृत कुल MSMEs में केवल 20.5% MSMEs का स्वामित्व ही महिलाओं के पास है। इसके अलावा महिलाओं के नेतृत्व वाले इन MSMEs का टर्नओवर उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत अन्य सभी MSMEs के कुल टर्नओवर का केवल 10.22% ही है।
नीति आयोग के अनुसार महिला उद्यमिता में तेजी लाकर भारत 30 मिलियन से अधिक महिला स्वामित्व वाले उद्यम सृजित कर सकता है। साथ ही लगभग 150 से 170 मिलियन रोजगार भी पैदा कर सकता है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले बात करते हैं उद्यम पंजीकरण पोर्टल यानी URP के बारे में। इसे MSMEs को औपचारिक बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। ये MSMEs के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही MSMEs के लिए विशिष्ट पंजीकरण संख्या URN और उद्यम सहायता प्रमाण पत्र UAC जारी करता है। किसी MSME को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण यानी PSL श्रेणी के तहत वर्गीकृत होकर बैंक से ऋण लेने के लिए URN प्राप्त करना जरूरी है। महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली चुनौतियां क्या क्या हैं? आइए उन पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। कम साक्षरता दर तथा मोबाइल और इंटरनेट तक पहुंच की कमी के कारण डिजिटल व तकनीकी कौशल की कमी है। बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के औपचारिक ऋण तक अपर्याप्त पहुंच है, क्योंकि अधिकांश महिलाओं के पास जमानत के रूप में गिरवी रखने के लिए उनके नाम पर संपत्ति नहीं है। महिलाओं के स्वामित्व वाले अधिकांश व्यवसाय घर से संचालित होते हैं तथा सूक्ष्म और अनौपचारिक प्रकृति के हैं। इससे उनके उत्पादों की बाजार पहुंच सीमित हो जाती है। महिलाएं घरों में आश्रितों जैसे कि बुजुर्ग व बच्चों की देखभाल व अन्य कार्यों में अधिक संलग्न रहती हैं। इस कारण व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों में अधिक समय नहीं दे पाती है। खबर के आखिर में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। सार्वजनिक खरीद नीति 2018 केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों या उपक्रमों द्वारा महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से अपनी कम से कम 3% वार्षिक खरीद अनिवार्य है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना ये महिला उद्यमियों के लिए अतिरिक्त रियायतें और गारंटी प्रदान करती है। MSME सतत जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ZED प्रमाणन योजना महिला स्वामित्व वाले MSME के लिए ZED प्रमाणन की लागत पर 100% सब्सिडी दी जाती है। आखिरी पहल है कौयर विकास योजना कार्यक्रम। इसके तहत कौशल अपग्रेडेशन और महिला कौयर योजना, समर्थ पहल आदि शुरू की गई हैं। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारी आज की व्यक्तित्व है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर को उनकी पुण्यतिथि पर देश ने याद किया। उन्होंने भारत की आजादी से पहले और बाद में देश सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और साथ ही दास्ता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और देवदासी जैसी कई कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली में एम्स अस्पताल की आधारशिला भी रखी थी। वुमन इन इंडिया, चैलेंज टू वुमन आदि उनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं। हम राजकुमारी अमृत कौर जी से उत्साह, साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बात करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की। प्रधानमंत्री ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। संविधान के अनुच्छेद 87 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा। केंद्र ने गैर बासमती सुगंधित चावल के श्रेणीकरण के नियम जारी किए हैं। इन नियमों के पश्चिम बंगाल की 5 प्रीमियम गैर बासमती चावल की किस्मों के श्रेणीकरण और विपणन पर लागू होने की उम्मीद है। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण 2 योजना के तहत जारी सब्सिडी का केवल 38% ही इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र द्वारा विद्युत उपभोग 2026 तक बढ़कर 2 गुना हो सकता है। GRAPES ग्रेप्स 3 ने लगभग 166 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा स्तर पर कॉस्मिक रे प्रोटॉन स्पेक्ट्रम में एक नए गुण की खोज की। ग्रेप्स 3 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई और अन्य भारतीय संस्थानों का जापान के साथ एक सहयोग है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अभ्यास हीट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। इस यान को ऑटो पायलट की सहायता से स्वायत्त उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल की जेल की सजा काट रहे एक व्यक्ति की रिहाई के लिए अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल किया। उस व्यक्ति को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दोषी ठहराया गया था। द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व वाली परियोजना VSN में शामिल हो गई है। THIP एक निजी कंपनी है। यह स्वास्थ्य संबंधी सूचना और फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म है। इसका विशेष ध्यान वैक्सीन सुरक्षा पर सत्यापित जानकारी प्रदान करना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।